तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हेज विलेज में एक फादर दो बच्चों को चर्च के अंदर ले आता है, जिन बच्चों को किसी ने चर्च के बाहर छोड़ दिया था। और तभी वो फादर कहता है शुक्र है ये दोनों बच्चे शांत हो गए हैं। तो क्या ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं? पर इनको देखकर लग नहीं रहा। एक बच्चा काफी ज्यादा शांत लग रहा है और ये दूसरे वाला थोड़ा सा शरारती लग रहा है। तो चलो इस शांत से बच्चे का नाम यूनो है और ये शरारती बच्चे का नाम आस्था है। और इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ फार्मर्स अपने मैजिक से फार्मिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ चर्च के पास आस्था सिस्टर लिली से कह रहा होता है एक दिन मैं विजिट किंग बनूंगा और आपको बहुत ज्यादा खुश रखूंगा, सो इसीलिए आप मुझसे शादी कर लीजिए। पर सिस्टर लिली उसे मना कर देती है और आस्था इस बात के लिए बिल्कुल भी मान नहीं रहा होता है। और तभी सिस्टर लिली अपने मैजिक के यूज करके आस्था को एक जोरदार मुक्का मारती है और फिर वो आस्था से माफी मांगने लगती है और आस्था फिर भी नहीं मान रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं यूनो अपने मैजिक से उसे रोक देता है और तभी आस्था कहता है आखिरकार तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो? तभी यूनो कहता है क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर काफी बेकार है और अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम्हें कोई भी लड़की भाव नहीं देगी। तभी आस्था गुस्से में कहता है हम साथ साथ बड़े हुए हैं तो अब तुम मुझे ये कह रहे हो? तो यूनो कहता है आस्था सिस्टर लिली गॉड की सेवा करती है, इसीलिए वो किसी से शादी नहीं कर सकती। और तभी आस्था यूनो से लड़ने के लिए कहता है पर यूनो उसे मना कर देता है। और तब मैस कहता है रहने दो आस्था, तुम यूनो को कभी नहीं हरा सकते। और तभी आस्था कुछ करने की कोशिश करने लगता है। तभी मैश कहता है तुम्हारे पास मैजिक नहीं है और मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी एज का कोई लड़का मैजिक भी यूज ना कर पाए। तभी आस्था कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मुझसे तमीज से बात करो। तभी मैश कहता है बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है और जिसके पास जितना ज्यादा मैजिक होता है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और तुम तो कोई मैजिक यूज नहीं कर सकते हो। तभी आस्था कहता है मुझे लगता है मुझे अपना स्पेशल मूव तुम्हें दिखाना ही होगा। और हम देखते हैं आस्था वहाँ पर एक्सरसाइज करने लगता है और दूसरी तरफ यूनो अपने मैजिक से कपड़े सुखा रहा होता है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं फादर ओर्सी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं यूनो ही इस चर्च की इकलौती उम्मीद है। और यहाँ पर सिस्टर लिली आस्था से कहती है बहुत ही जल्दी अवार्डिंग सेरेमनी आने वाली है और जब तुम्हें ग्रीन वॉर्ड मिल जाएगी तब तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसे सुनकर आस्था बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है जब मैं ग्रीन वॉर्ड हासिल कर लूंगा तब मैं मैजिक नाइट ज्वाइन करूंगा और फिर मैं विजार्ड किंग बन जाऊंगा। और क्या मैं सही कह रहा हूँ ना यूनो? पर यूनो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिससे आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो भागते हुए कह रहा होता है तुम लोग बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ सिस्टर लिली यूनो को आस्था के साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती है और वो सोचती है यूनो हमेशा से रोता रहता था, पर जिस दिन वो जख्मी आस्था के साथ घर वापस आया उसी दिन से वो पूरी तरीके से बदल गया और उसके बाद से उसे मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा। और मुझे याद आया उसी दिन से ये दोनों ही बदल गए हैं और आस्था भी हमेशा गंदे कपड़ों में घर वापस आने लगा और पता नहीं वो वहाँ पर जाकर क्या करता है। और इसके बाद हम आस्था को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो कहता है मैं विजिट किंग बन के रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, पर उससे पहले मुझे अपने आप को ट्रेन करना होगा। और फिर वो दोबारा से एक्सरसाइज करने लगता है और फिर हमें बताया जाता है जब मार्च में डेंडेलियन के फूल हवा में उड़ने लगते हैं तब साल में एक बार क्लोवर किंगडम में सभी जगह के 15 सालों के बच्चों को इकट्ठा किया जाता है ताकि उन्हें अपनी ग्रीन बॉर्ड मिल सके, जिसकी मदद से वो अपनी मैजिकल पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ ग्रीन बॉर्ड टावर के अंदर आस्था सोचता है एक बार जब मुझे भी ग्रीन बॉर्ड मिल जाएगी तब मैं भी मैजिक यूज कर पाऊंगा और तब मैं यूनो को पीछे छोड़ दूंगा। और तब यहाँ पर कुछ बच्चे आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं हमें यकीन नहीं होता ऐसे बच्चे भी 6 मंथ में मैजिक नाइट्स का एग्जाम देंगे और सिर्फ नोबल फैमिलीज और रॉयल फैमिलीज में इतनी ताकत होती है जो कि इस एग्जाम को पास कर सके और इनमें से एक तो कोई मैजिक भी यूज नहीं कर सकता और ये पूरे कंट्री में एक लौता ही होगा जो कि कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता है। पर तभी वहाँ पर ग्रिमवॉर्ड टावर का मालिक आ जाता है और वो वहाँ पर सबको आने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और वो कहते हैं हमारे एरिया से ना तो कोई विजिट किंग बना है और ना ही किसी मैजिक नाइट्स के हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचे हैं, तो इस बार मुझे उम्मीद है कि शायद तुम में से एक कोई किसी दिन विजिट किंग बन जाए और अब तुम्हारे ग्रिमवॉर्ड लेने का टाइम आ चुका है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोगों को अपनी अपनी ग्रिमवॉर्ड मिल जाती है और तभी यहाँ पर आस्था कहता है क्या मेरी ग्रिमवॉर्ड कहीं लेट हो चुकी है? तभी उसे टावर का मास्टर कहता है तुम अगले साल ट्राई करना, जिसे सुनकर सभी लोग आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं यूनो की ग्रिमवॉर्ड अचानक से चमकने लगती है और तभी सभी लोग देखते हैं वो एक 4 लीफ क्लोवर ग्रिमवॉर्ड होती है। तभी फादर कहते हैं ये तो वही ग्रिमवॉर्ड है जो कि फर्स्ट विजार्ड किंग को मिली थी। तभी सिस्टर लिली कहती है इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर और गुड लक है। तभी यूनो कहता है सभी लोग सुन लो, अगला विजार्ड किंग मैं बनने वाला हूँ और सभी लोग वहाँ पर उसे चीयर करने लगते हैं। तभी आस्था गुस्से में कहता है तुम बस इंतजार करो यूनो, बहुत जल्दी मैं तुम तक पहुँच जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा इकलौता कॉम्पिटिटर हूँ। तभी यूनो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ पर आस्था कह रहा होता है मुझे लगा था जब मुझे ग्रीन बॉर्ड मिल जाएगी तब मैं मैजिक यूज कर पाऊंगा, पर अब तो देखो मुझे कोई ग्रीन बॉर्ड ही नहीं मिली। पर रुको, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा और मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा किस्मत, और मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा चाहे मुझे इसमें 100 साल ही क्यों ना लग जाए। और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे ग्रीन बॉर्ड नहीं मिल जाती और मैं विजिट किंग बनकर यह साबित कर दूंगा कि इस दुनिया में कोई भी औसम बन सकता है और चाहे वो गरीब और अनाथ बच्चा ही क्यों ना हो। और तुम मेरा इंतजार करना यूनो। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बच्चा यूनो से जेलस होकर उसके ऊपर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं यूनो बिना अपने ग्रीन बॉर्ड का यूज किए उस अटैक को काट देता है। और तभी हम देखते हैं दीवार से चेन निकलने लगती है और वो दोनों बच्चे चीखने लगते हैं। और तभी एक पर्सन कहता है मैं तुम्हें इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकता और हाँ, इसे खोलने की कोशिश मत करना।
करना, क्योंकि मेरा मैजिक दूसरे के मैजिक और मूवमेंट्स को रोक देता है। तभी यूनो पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। तभी वो बंदा कहता है मेरा नाम रैप्ची है और मैं एक मैजिक नाइट था और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, तो अब मैं सिर्फ एक चोर हूँ और अब मैं तुम्हारी ग्रीम बॉल ले रहा हूँ। तभी यूनो कहता है तो तुमने अपना नाम रैप्ची बताया है, तो तुम इतना तो जानते होगे कि ग्रीम बॉल को चुराना बेकार है। तभी रैप्ची कहता है मैं जानता हूँ, ग्रीम बॉल को बस वही यूज कर सकता है जिसे ग्रीम बॉल ने खुद चुना हो और ब्लैक मार्केट में इस ग्रीम बॉल की बहुत कीमत है और चाहे 4 लीफ क्लोवर ने तुम्हें चुना हो, पर तुम अभी भी बच्चे हो और आज तुम्हारा बहुत बुरा दिन है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है और तुम्हारे गले में नेकलेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी हम देखते हैं आस्था भी वहाँ पर आ जाता है और दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है और वो कहता है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है और आखिरकार तुमने यूनो की ग्रीन बॉल क्यों पकड़ी हुई है और तुम एक चोर हो। तभी रैप्ची कहता है तुम तो वही लड़के हो ना जिसे ग्रीन बॉल नहीं मिला है। तभी आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ और वो ग्रीन बॉल बस उसके ट्रू मास्टर के पास होनी चाहिए, तो इसलिए वो यूनो को वापस दे दो। तभी रैप्ची कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे रोकोगे, और वो अपना मैजिक यूज करने लगता है और तभी यूनो उसे भागने के लिए कहता है, पर आस्था रैप्ची की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे उसे पंच मारने वाला ही होता है, पर तभी रैप्ची की चेन आस्था को रोक लेती है और हम देखते हैं वो चेन आस्था के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। और तभी आस्था सोचता है ये सारे मैजिक यूजर ये सब कुछ कर सकते हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी फिजिकल ट्रेनिंग करने के बावजूद मैं इसे हरा नहीं सकता। और तब रैप्ची आस्था के ऊपर हंसने लगता है। तब आस्था कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है और मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनकर रहूंगा। और तब रैप्ची कहता है मैं मैजिकल चेन की मदद से किसी के भी मैजिक का पता कर सकता हूँ और तुम्हें देखो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, तो शायद इसी वजह से तुम्हें कोई ग्रीन बॉल नहीं मिली है और इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है और तुम्हारे पास देखो तुम्हारे पास कोई मैजिक ही नहीं है, तो तुम तो सच में बहुत बेकार हो। तभी आस्था सोचता है अगर ये सच है तो मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूँ मैं कभी मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा। तभी रैप्ची कहता है विज़र्ड किंग बनना तो तुम भूल ही जाओ और तुम्हें तो कोई जॉब भी नहीं मिलेगी और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी इस कंडीशन में बहुत हंसेगा और इस दुनिया को तुम जैसे की कोई जरूरत नहीं है और तुम तो बस एक लूजर हो। तब आस्था सोचता है ये सच कह रहा है और मैं चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लूँ इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता, तो शायद मुझे हार मान लेनी। पर तभी हम देखते हैं यूनो कहता है आखिरकार तुम किसे लूजर कह रहे हो और आस्था ये सच है कि तुम विज़र्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि असलियत में विज़र्ड किंग मैं बनूंगा, पर तुम आस्था के बारे में गलत हो रैप्ची और आस्था कोई लूजर नहीं बल्कि मेरा राइवल है। और तब आस्था उसे वहाँ से हटने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं रैप्ची डरने लगता है। तभी आस्था कहता है जरा रुको यूनो मैं इसे अभी मजा चकाता हूँ और तभी हम देखते हैं आस्था के पास 5 लीफ क्लोवर आ जाती है और तभी यूनो कहता है मुझे पता था आस्था तुम्हें ग्रीन बॉर्ड जरूर मिलेगी। और तभी हम देखते हैं आस्था के ग्रीन बॉर्ड से एक तलवार बाहर आने लगती है। तब रैप्ची कहता है पर तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं थी, तो आखिरकार तुम्हें ये ग्रीन बॉर्ड कैसे मिली। और तब हमें बताया जाता है क्लोवर के 3 लीफ फेथ होप और लव को रिप्रेजेंट करते हैं और 4th लीफ के अंदर गुड लक होता है और लास्ट में 5th लीफ क्लोवर जिसके अंदर डेविल रहता है। और इसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आस्था और यूनो भाग रहे होते हैं और यूनो भागते भागते गिर जाता है और रोने लगता है और तब आस्था उसे उठाते हुए कहता है तुम ऐसे मत रो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर वो दोनों पहाड़ी की तरफ भागने लगते हैं और इसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी आस्था कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आप मेरे साथ शादी करके मेरे लिए ऐसा खाना बनाना। तभी सिस्टर लिली कहती है असल में ये खाना फादर ने बनाया है तो क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगे। और ये बात सुनकर आस्था काफी चिढ़ जाता है। तभी यूनो उससे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, सिस्टर लिली किसी से शादी नहीं कर सकती। तभी आस्था कहता है पर मैं हार नहीं मानूंगा। और इसके बाद सिस्टर लिली उन दोनों को पहले विज़र्ड किंग की कहानी सुना रही होती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे फर्स्ट विज़र्ड किंग ने एक डीमन को हराकर शांति स्थापित की। और अब अगले दिन आस्था सिस्टर लिली से विज़र्ड किंग के बारे में पूछने लगता है तो सिस्टर लिली उसे बताती है विज़र्ड किंग एक टाइटल है जो कि जनरेशन तो जनरेशन पास होता गया है और ये विज़र्ड किंग की पावर है जिसकी वजह से क्लोवर किंगडम में शांति है और वो किंग के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। तब आस्था कहता है तो फिर तय हो गया अगला विज़र्ड किंग मैं बनूंगा, जिसे सुनकर सिस्टर लिली और यूनो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और तब सिस्टर लिली के पूछने पर आस्था बताता है क्योंकि विज़र्ड किंग ने डीमन को हराया था तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कूल होंगे और मैं बस बड़ा होकर उनकी तरह बनना चाहता हूँ और अगर मैं एक बार विज़र्ड किंग बन गया तब मैं आप सबकी लाइफ को इजी बना पाऊंगा और मैं इस बेकार से चर्च को ठीक करवा दूंगा और जब मैं एक बार विज़र्ड किंग बन जाऊंगा तब आप मेरे साथ शादी कर लेना। पर सिस्टर लिली उसे फिर से मना कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं सर्दियों का मौसम आ चुका होता है और आस्था अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है पर हम देखते हैं उस कोशिश का कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। और तब आस्था कहता है सिस्टर लिली मैं आपकी मदद कर देता हूँ तो फिर आप मुझसे बाद में शादी कर लेना। और हम देखते हैं सिस्टर लिली उसे फिर से मना कर देती है और तब आस्था फिर से रोते रोते जिद करने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं यूनो एक बच्चे को संभाल रहा होता है। तभी आस्था कहता है मैं इसे संभालता हूँ, एक फ्यूचर विज़र्ड किंग के लिए कितना ही मुश्किल होगा। और आखिर में सिस्टर लिली ही उस बच्चे को चुप कराती है। पर तभी फादर वहाँ पर आ जाते हैं और यूनो और आस्था में से किसी एक को एक काम करने के लिए कहते हैं और आस्था ये काम करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। पर तब फादर वो काम यूनो को करने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है तो मैं ये आस्था को नहीं दे सकता, तो चुपके से ये काम तुम कर लो और मुझे पास के विलेज के मेयर से मिलना होगा क्योंकि हमें सर्दियों के लिए खाना चाहिए। तब यूनो उस लेटर को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब रेखा आस्था से कहती है अगर तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते तो कम से कम लकड़ियां ही काट दो, आखिरकार तुम कुछ तो काम आओ।
घुमाओ, जो सुनकर आस्था गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं एक बार ओनर एक बंदे के पास पैसे न होने की वजह से उसे बाहर निकाल देता है, पर तभी यूनो वहाँ से गुजरता है और उसके पेंडेंट को देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है। और इसके बाद यूनो उस लेटर को सक्सेसफुली डिलीवर कर देता है, पर जाते टाइम वो पर्सन यूनो को रोक देता है। और दूसरी तरफ सिस्टर लिली यूनो की चिंता कर रही होती है और तभी हम देखते हैं वो पर्सन यूनो को मारकर उसका पेंडेंट ले लेता है और यूनो रोते रोते अपना पेंडेंट वापस मांग रहा होता है और अपने मैजिक को यूज करने लगता है। तभी वो पर्सन कहता है अगर तुम इस बेकार के स्पेल से मुझसे लड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। पर तभी हम देखते हैं आस्था आकर उस आदमी के ऊपर कूद जाता है, पर वो आदमी उसे दूर फेंक देता है और आस्था फिर भी उस आदमी को नहीं छोड़ रहा होता है और वो आदमी बार बार आस्था को मार रहा होता है। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी हार नहीं मान रहा होता है और इन सबसे परेशान होकर वो आदमी उस पेंडेंट को वहाँ पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है और तभी आस्था नीचे गिर जाता है और यूनो आकर उससे माफी मांगने लगता है। तब आस्था कहता है तुम मेरी इतनी चिंता मत करो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और यहाँ प्रेजेंट में यूनो सोच रहा होता है तुमने हमेशा वो किया है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। और यहाँ रैप्ची कह रहा होता है तुम्हारे पास तो कोई मैजिक नहीं था, तो तुम्हारे पास ये ग्रीन बॉल कहाँ से आई और आखिरकार तुम हो क्या। और इसके बाद रैप्ची अपनी चेन से आस्था के ऊपर हमला करने लगता है, पर आस्था अपनी तलवार से उसके मैजिक को काट देता है और अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करने लगता है। और वो कहता है चाहे मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर ना हो लेकिन मैं फिर भी विजार्ड किंग बन के रहूंगा और कभी हार ना मानना, यही मेरा मैजिक है। और फिर उसे दीवार में पटक देता है और वो कहता है मैंने हमेशा अपने बॉडी को ट्रेन किया है तो आखिरकार वो आज मेरे काम आ ही गया। और फिर हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनो आस्था से माफी मांग रहा होता है। तब आस्था कहता है ये तो कुछ भी नहीं है और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और मैं विजार्ड किंग बनकर तुम्हें और बाकी सभी को बचाऊंगा और तुम्हें किसी चीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं सभी को ये प्रूव कर दूंगा चाहे आप गरीब हो या फिर अनाथ, लेकिन आप फिर भी विजार्ड किंग बन सकते हैं और कोई भी ये कर सकता है अगर वो पूरी शिद्दत से करना चाहे और चाहे वो मैं हो या फिर तुम। और तब यूनो अपने आंसुओं को पोंछकर कहता है और अब से मैं कभी नहीं रोऊंगा और मैंने सोच लिया है मैं भी विजार्ड किंग बनूंगा और मैं भी स्ट्रांग होकर तुम सभी को बचाऊंगा ताकि मैं तुम सभी की जिंदगी को अच्छा बना सकूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और अब प्रेजेंट में आस्था यूनो को अपनी ग्रीन बॉल दिखा रहा होता है। तभी यूनो कहता है तो आज तुमने फिर से मुझे बचा लिया और एक दिन मैं इस उधार को जरूर चुका दूंगा। और आस्था क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है। और इसके बाद हमें उस प्रॉमिस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपना राइवल मानते हैं। तभी आस्था कहता है मुझे तो लगा था तुम भूल चुके होगे। तो यूनो कहता है वो तुम थे आस्था जिसने मुझे उम्मीद दी थी कि हम जैसे लोग भी इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं और इसे पूरा करने के लिए वो दोनों एक साथ कहते हैं हम विजार्ड किंग बनने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। और इसके बाद हम देखते हैं एक डीमन शहर के ऊपर हमला कर देता है और तब एक विजार्ड आकर उसे हरा देता है। और फिर हमें बताया जाता है जब एक डीमन की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर खतरा था तब एक अकेले विजार्ड ने आकर पूरी इंसानियत को बचाया था और तब से उसे विजार्ड किंग का टाइटल दिया गया और तब वो एक लेजेंड बन गया। और इसके बाद हमें आज के क्लोवर किंगडम का विजार्ड किंग दिखाया जाता है जो कि पूरे क्लोवर किंगडम में शांति बनाए रखता है। और फिर हमें बताया जाता है मैजिक नाइट में विजार्ड की 9 स्क्वाड हैं और वो सारे विजार्ड किंग के अंडर आती है और ये सभी मिलकर अपने कंट्री को सेफ रखते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक बर्ड उसे बार बार घूर रही होती है। और तब आस्था अपने ग्रीन बॉल को पकड़कर कहता है चाहे मेरे पास कोई मैजिक नहीं है तो फिर क्या हुआ, लेकिन मैं फिर भी ऊंचाइयों को छूऊंगा। और वो फिर से अपनी तलवार को पकड़कर ट्रेनिंग करने लगता है और वो कहता है मुझे पूरा यकीन है कि यूनो भी अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होगा तो फिर मैं भी पीछे नहीं हट सकता। और तब हमें पता चलता है कि आस्था मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है जो आज से 6 मंथ बाद क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल में होगा। और दूसरी तरफ यहाँ यूनो भी तैयारी कर रहा होता है और वो कहता है मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आस्था भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। और इसके बाद हमें ग्रीनवॉट टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फादर कहते हैं यूनो का तो मुझे समझ आ रहा है पर क्या आस्था को भी इस एग्जाम में अलाउ करना सही रहेगा। तब ग्रीनवॉट टावर का मालिक कहता है अगर वो करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है और हमारे साथ और भी यहाँ के बच्चे थे पर लगता है वो लोग एग्जाम देने से डर गए हैं। पर फादर फिर से बार बार वही सवाल पूछ रहे होते हैं और ग्रीनवॉट टावर का मालिक उसे सेम आंसर दे रहे होते हैं। और अब वो कहता है अब मुझे समझ में आ गया, अगर आस्था रॉयल कैपिटल चला जाएगा तो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। तभी फादर कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है और हमें पता है कि आस्था फेल होने वाला है तो फिर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का क्या फायदा और बाकी बच्चे भी तो उसे बहुत मिस करेंगे और तुम दोनों मुझे ऐसे देखना बंद करो। तभी सिस्टर लिली कहती है मैं भी उनको मिस करूंगी पर उनको अपने अपने रास्ते पर जाने देना चाहिए। और तब ग्रीनवॉट टावर का मालिक कहता है तुम इस तरह सोचो अगर यूनो जीत भी जाएगा तब आस्था हार कर वापस ही आ जाएगा। तब फादर खुश होकर कहते हैं आप सही कह रहे हो, चाहे यूनो चला जाएगा पर आस्था तो हमारे पास वापस ही आ जाएगा। और अब आस्था की ग्रीन वॉर के बारे में बात करते हैं तो आपको सच में लगता है कि वो एक ग्रीन वॉर है क्योंकि आस्था के पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। तब ग्रीन वॉर टावर का मालिक कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और फिर वो सोचता है 5 लीव क्लोवर, ये तो बहुत अजीब बात है। और दूसरी तरफ आस्था ट्रेनिंग करते हुए चर्च की तरफ जा रहा होता है और आस्था को देखकर यूनो भी भागना शुरू कर देता है और तब वो दोनों चर्च पहुंच जाते हैं। तब आस्था पूछता है हम दोनों में से फर्स्ट कौन आया। तब मैच कहता है यूनो तुमसे थोड़ा ज्यादा फास्ट था। तभी आस्था कहता है चलो देखते हैं चर्च के अंदर पहले कौन जाता है। तभी यूनो आस्था को हवा में उड़ा देता है और वो कहता है मैं जीत गया। और अब रात में आस्था सोते हुए विजार्ड किंग बनने का सपना देख रहा होता है और अब अगले दिन आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है और मैच उससे मिलने आता है और आस्था उससे पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब मैच कहता है मैं बोर हो रहा था तो फिर मैं तुम्हारी जैसी बेवकूफ की ट्रेनिंग देखने आ गया, जिससे आस्था गुस्सा हो जाता है। पर तभी मैच पूछता है मुझे ये समझ में नहीं
नहीं आ रहा, जबकि तुम कोई मैजिक यूज ही नहीं कर सकते, तो फिर तुम मैजिक नाइट एग्जाम क्यों दे रहे हो? तुम तो उसमें फेल ही हो जाओगे ना। तो आस्था कहता है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है और अब देखो मेरे पास ग्रीम वॉर आ चुकी है, तो फिर मैं मैजिक नाइट्स में ज्वाइन कर सकता हूँ और एक दिन मैं विज़र्ड किंग बन के रहूंगा। तब मैच गुस्से में कहता है ये कभी नहीं होने वाला, हम जैसे लोगों को सपने देखने की कोई भी आजादी नहीं है। तो आस्था उसके पास आकर जोर से कहता है तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते और इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तुम मुझे ही देख लो, मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा हूँ और चाहे तुम जितने मर्जी गरीब हो पर तुम फिर भी कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैं अपने ड्रीम को पूरा करके लोगों को खुश करना चाहता हूँ और मैं मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करके और विज़र्ड किंग बन के ये प्रूव कर दूंगा। और यहाँ रात को यूनो और आस्था के जाने से पहले एक पार्टी रखी होती है और तब आस्था फादर को बहुत प्यार से देख रहा होता है। तो फादर कहते हैं ये अकेले तुम्हारे लिए नहीं है और वैसे ये तो यूनो के लिए है, क्योंकि यूनो ही सिर्फ इस एग्जाम को पास करेगा और एग्जाम में फेल होने के बाद शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम पास हो जाओगे और चाहे जो मर्जी हो जाए ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। तभी आस्था कहता है ये सारी बातें आप यूनो को भी कहोगे ना? तब फादर मना कर देते हैं। तब आस्था कहता है ये गलत बात है, मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा और तब मैं सिस्टर लिली से शादी करने वापस आ जाऊंगा। पर तभी सिस्टर लिली अपने मैजिक का यूज करके आस्था को एक मुक्का मारती है और सभी को खाना खाने के लिए कहते हैं और अब अगले दिन वो सभी आस्था और यूनो को अलविदा कहने लगते हैं। तब मैस कहता है इतनी चिंता मत करो, आस्था बहुत जल्दी वापस आने वाला है, पर अगर आस्था तुम किसी तरह मैजिक नाइट में ज्वाइन हो गए तब मैं भी विश्वास कर लूंगा कि इस दुनिया में सपने पूरे होते हैं और मैं जो चाहूँ वो बन सकता हूँ। तो क्या पता मैं किसी दिन मैजिक नाइट बन जाऊँ। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी सिस्टर लिली सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये दोनों इतने बड़े हो चुके हैं और जब से मैं आस्था से मिली हूँ वो हमेशा से पूरे अपने फुल एनर्जी में रहता था। और वो बताती है आस्था पहले से ही ऐसा ही था। और सिस्टर लिली सोचती है यूनो भी आस्था की वजह से स्ट्रॉन्ग बन गया और तुम दोनों को अपने सफर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ हमें बताया जाता है कि गर्मियों में आस्था और यूनो ने अपनी रॉयल कैपिटल की जर्नी स्टार्ट कर दी है ताकि वो लोग मैजिक नाइट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सके और रॉयल कैपिटल हेज विलेज से काफी दूर है। तभी आस्था कहता है पता नहीं रॉयल कैपिटल कैसी दिखती होगी और क्या पता हम विज़र्ड किंग से भी मिल पाए। तभी यूनो कहता है उन्हें मिलने से पहले हमें सबसे पहले मैजिक नाइट एग्जाम को पास करना होगा। तभी आस्था भागते हुए कहता है मुझे जल्दी पहुंचकर विज़र्ड किंग बनना है। तभी यूनो कहता है चाहे तुम जितनी मर्जी जल्दी वहाँ पर पहुंच जाओ पर इसका विज़र्ड किंग बनने से कोई लेना देना नहीं है। और तब आस्था सपनों में विज़र्ड किंग बनकर सिस्टर लिली को साथ घुमाने ले जाता है और उस चीज की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी यूनो कहता है क्या तुम मैजिक के बिना उड़ भी सकते हो? तब आस्था कहता है मुझे पूरा यकीन है मैं अपनी ग्रीम बॉल की मदद से ये सब कुछ कर लूंगा और अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। और चलो जब तक हम रॉयल कैपिटल नहीं पहुंच जाते तब तक हम ट्रेनिंग करते हैं। और तब वो दोनों भागते भागते थक जाते हैं पर आस्था हार नहीं मान रहा होता पर यूनो उसे रोक देता है और तब वो दोनों आराम से अपनी मंजिल की ओर जाने लगते हैं और रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलों का मिलजुल कर सामना करने लगते हैं। और तब हमें बताया जाता है बहुत लंबी जर्नी के बाद आस्था और यूनो आखिरकार क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल के पास पहुंच गए और वहाँ मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम उनका इंतजार कर रहा था। और इस एग्जाम को पास करने के लिए उन लोगों को बहुत सारे पावरफुल ओपोनेंट के साथ लड़ना होगा। और अब अगले सीन में हमें क्लोवर किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ की अलग अलग चीजों को देखकर आस्था बहुत ही एक्साइटेड हो रहा होता है। तभी यूनो कहता है ये जगह हमारे विलेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तब आस्था कहता है तो ये विज़र्ड किंग का कैसल है। तभी यूनो कहता है शायद किंग भी वहाँ पर रहते हैं। तब आस्था कहता है इसका मतलब एक दिन ये कैसल मेरा होगा। तभी यूनो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये मेरा होगा। आस्था कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ रहने के लिए जगह दे दूंगा। और तब वो दोनों कैसल की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ चर्च में मैस कहता है आस्था के बिना ये जगह काफी शांत लग रही है। तभी सिस्टर लिली कहती है वो लोग अभी तक रॉयल कैपिटल पहुंच चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि उनका एग्जाम अच्छा जाएगा। तभी मैश कहता है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। दूसरी तरफ आस्था यूनो से कहता है आखिरकार ये एग्जाम हो कहाँ रहा है? तभी यूनो कहता है शायद ये यहीं पर हो रहा है, लेकिन आखिर तुम ये खा क्या रहे हो? तब आस्था कहता है ये ग्रिल पर्पल स्नेक है, तो क्या ये तुम भी खाना चाहते हो? पर यूनो उसे मना कर देता है और वो दोनों मैजिक नाइट एग्जाम के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ सभी लोग सभी पार्टिसिपेंट्स को चीयर कर रहे होते हैं और वहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स की ग्रीम बॉल को देखकर नंबर दिए जा रहे होते हैं और यूनो की ग्रीम बॉल को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और तब वो दोनों अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स घूम रही होती हैं। तब एक पर्सन बताता है ये फेमस एंटी बर्ड्स हैं और जितनी ज्यादा कम तुम्हारे पास मैजिकल पावर होगी उतनी ज्यादा बर्ड्स तुम्हारे पास आएंगे। और तभी वो सभी लोग देखते हैं यूनो के पास एक भी बर्ड नहीं होती और तब आस्था कहता है हम में से कोई एक विज़र्ड किंग बनेगा। तो यही वो जगह है जहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी। और हम देखते हैं आस्था के आसपास बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और तभी आस्था एक आदमी से टकराता है। तब आस्था सोचता है आखिरकार ये कौन है? इसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई किलर है और इसके पास कितनी ज्यादा ताकत है, तो आखिरकार ये मेरी एज का कैसे हो सकता है? पर रुको, हमें किसी बुक को उसके कवर से जज करना नहीं चाहिए। और तब आस्था कहता है एक्चुअल में तुम अपनी उम्र से काफी बड़े लगते हो और लगता है तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किलों के साथ कटी है। और तभी वो आदमी आस्था के सर को पकड़कर कहता है लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। और तभी उसके साथी उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाते हैं। तभी एक लड़की कहती है ये तो बहुत ही फेमस फेमरल रोल केस है जिसके पास बहुत ज्यादा रेयर स्पेशल मैजिक है। और तब एक पर्सन कहता है ये अपनी जॉब को छोड़कर बस फ्लैट ही करता रहता है और ये दूसरा है गॉर्डन एग्रीपा और इसके पास फैक्स मैजिक है। और तब फ्यूनरल कहता
कहता है बस करिए, एक मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन एक एग्जाम के कैंडिडेट को नहीं मार सकता। तब एक पर्सन कहता है स्क्वाड कैप्टन इसका मतलब ये है द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन यामी सुकी हीरो। तब एक लड़की कहती है क्या ये वही यामी है जो कि ब्लैक बुल्स का कैप्टन है और इस स्क्वाड ने तो हर जगह नुकसान ही किया है। तब कुछ लोग कहते हैं मैं तो इस स्क्वाड में कभी नहीं जाना चाहूंगा। तब आस्था सोचता है मैं तो गलत आदमी से भिड़ गया और वो अपने सर को छुड़ाने लगता है। तब हम देखते हैं एग्जाम होने के लिए फायरवर्क्स होने लगती है। तब यामी कहता है लगता है तुम्हें सेकंड चांस मिल गया है तो इसमें कुछ करके दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हें वापस आकर मार डालूंगा। जिसे सुनकर आस्था हैरान हो जाता है और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तब वहाँ पर एक पर्सन आस्था से उसका हाल पूछता है और अपना नाम सेकी ब्रोंज़ादा बताता है। आस्था भी उसे हेलो कहता है और उसे अपना नाम बताता है। और तभी हम देखते हैं सभी स्क्वाड कैप्टन वहाँ पर आ जाते हैं। तभी यूनो कहता है आखिरकार ये लोग कौन है। तब आस्था बताता है ये असली मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन है। और तभी हमें सारे स्क्वाड कैप्टन के बारे में बताया जा रहा होता है। और तभी वहाँ पे सबसे बेस्ट स्क्वाड का कैप्टन आता है जिसका नाम विलियन वेंजेस होता है। और तभी हमें बताया जाता है कि सभी 9 स्क्वाड कैप्टन की पावर 100 मेजेस के बराबर है और इन्हीं में से किसी एक को नया विजिट किंग बनाया जाएगा। और तब आस्था विजिट किंग को ढूंढ रहा होता है। तब सैकी बताता है विजिट किंग इतने छोटे इवेंट में नहीं आएंगे और सभी कैप्टन को एक साथ देखना किसी मिरेकल से कम नहीं है। और तब कैप्टन विलियम्स कहते हैं सभी लोग ध्यान से सुने, इस एग्जाम के सारे टेस्ट मैं लूंगा। और तभी वो अपने मैजिक का यूज करके हवा से एक पेड़ को बुलाते हैं जो कि उन सभी लोगों को एक एक उड़ने वाला झाड़ू देता है। और तब आस्था और यूनो सोचते हैं तो इसका मतलब ये वो इंसान है जो कि विजिट किंग बनने के सबसे ज्यादा करीब है। और तब कैप्टन विलियम्स कहते हैं तो चलो एग्जाम को शुरू किया जाए, अब थोड़ी देर बाद सबसे पहला टेस्ट होगा और हम सभी 9 लोग आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको नंबर देंगे। और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब हम आप सभी में से कुछ कैंडिडेट्स को अपनी स्क्वाड में इन्वाइट करेंगे और अगर आपको कोई एक स्क्वाड चूज करती है तो आप वहाँ पर जाएंगे, पर अगर आपको एक से ज्यादा स्क्वाड चूज करती है तो आपकी मर्जी होगी कि आप किस स्क्वाड में जाना चाहते हैं। पर अगर आपको किसी स्क्वाड कैप्टन ने नहीं चुना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो चलो पहले टेस्ट के लिए आपको इस झाड़ू को लेकर उड़ना होगा और जो मेज अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकता है वही इसे आसानी से यूज कर पाएगा। और यही एक आसान सा तरीका है जिससे मेजेस ट्रेवल करते हैं। और अगर आप इतना ही नहीं कर पाए तो आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और तब हम देखते हैं बहुत सारे कैंडिडेट हवा में उड़ पा रहे होते हैं और यूनो भी बिना किसी परेशानी के हवा में उड़ पा रहा होता है। और यहाँ आस्था कुछ नहीं कर पा रहा होता और सभी स्क्वाड कैप्टन इसे नोटिस कर रहे होते हैं। तब क्रिम्सन लायन कैप्टन फ्यूगोलियन वर्मिलियन सोचते हैं अगर इसके पास कोई टैलेंट भी ना हो पर फिर भी इसे कम से कम फ्लोट तो करना चाहिए। और तब सैकी कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें बस अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होगा, उसके बाद ही तुम इसे आसानी से कर पाओगे। और हम देखते हैं आस्था फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं सिल्वर ईगल की स्क्वाड कैप्टन नोजे सिल्वा एक लड़की से मिलने जाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी कहा है रॉयलिटी को इस एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं होती और ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि तुम कहाँ जाओगी, तो ऐसी बेकार सी हरकतें करना बंद करो। तब वो लड़की कहती है मैं समझ गई भाई। पर तभी कैप्टन नोजल कहते हैं वैसे भी तुम्हारी एग्जिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आस्था किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पा रहा होता पर वो फिर भी हार नहीं मानता। तब कैप्टन विलियम्स कहते हैं तो अब हम इस एग्जाम का आखिरी राउंड शुरू करेंगे जिसमें आपको एक दूसरे के साथ लड़ना होगा। और तभी कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं तुम सभी तैयार हो जाओ और तुम्हें अपना एक पार्टनर चुनकर अपने ग्रीन बॉर की मदद से लड़ाई करनी होगी और एक नाइट के तौर पर हमें लड़ना आना चाहिए, तो हम वही देखना चाहते हैं। तब कैप्टन विलियम कहते हैं जब तक एक हार नहीं मान जाता या फिर लड़ ना पाए तब तक एग्जाम चलता रहेगा और जो लोग जख्मी होंगे उनके लिए हीलिंग मेजेस यहीं पर हैं, तो इसीलिए पूरी शिद्दत से लड़ना। और तब आस्था सोचता है क्या ये लास्ट टास्क है और मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है और अब मुझे शो अप करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ लड़ना होगा। तब सैके आस्था से लड़ाई करने के लिए मान जाता है और तब उनकी लड़ाई शुरू होने वाली होती है। तब आस्था कहता है चलो हम अपनी पूरी जान लगा दे ताकि हम अपना गोल अचीव कर सके। तब सैकी उसके पास आकर कहता है इतना हार्ड ट्राई करना बंद करो और तुम तो बस एक बेकार से चूहे हो जो कि गलत जगह आ गया है और मुझे तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए कि तुम यहाँ पर आए और अब तुम मेरी मैजिक नाइट में एंटर करने में हेल्प करोगे और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा समय बीता, तो फिर चलो फिर तुम्हें जल्दी से हराए ताकि तुम आराम से अपने घटिया से विलेज वापस जा सको। और तब एक पर्सन सोचता है इसने तो एक कमजोर ओपोनेंट को चूज करके बहुत अच्छा काम किया है और तब उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी सैकी कहता है चलो अब स्टार्ट करे आस्था और वो अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है और वो सोचता है तो आपको ये कैसे लगा कैप्टन, ये टेक्निक किसी और के मैजिक से बचाती भी है और साथ ही साथ मैजिक बुलेट्स को फायर भी करती है और ये उसके बेकार से अटैक को बड़े आराम से टैकल कर लेगी और जब वो पूरी तरीके से थक जाएगा तो मैं इसकी मदद से उसके ऊपर हमला करूंगा। और अब वो कहता है तो चलो आस्था आप बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। और तब सभी लोग आस्था को देखकर कह रहे होते हैं काश मैं इस लड़के के साथ लड़ पाता और इसकी तो ग्रीन बॉल भी बहुत बेकार है और क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई मैजिक भी यूज कर सकता है और मुझे नहीं लगता कि ये किसी स्क्वाड में सिलेक्ट भी होगा। और तब आस्था कहता है तो लो मैं आ गया और हम देखते हैं वो अपनी फुल स्पीड में जाकर सैकी के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है जिससे उसका मैजिक बैरियर टूट जाता है और जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तब आस्था कहता है मैं तुम्हारी तरह अच्छा समय बताने के लिए मैजिक नाइट ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ और मेरे पास उससे भी बड़ा गोल है, मैं एक दिन विजिट किंग बनना चाहता हूँ। और तभी यूनो सोचता है ये तुम्हें नहीं हराएगा आस्था, तुम्हें मैं हराऊंगा। और तब कुछ लोग कहते हैं क्या ये सच में ये सब कुछ कर सकता है और आखिरकार ये है कौन और क्या ये सच में विजिट किंग बनना चाहता है। तभी यहाँ पर फ्यूनरल कहता है बाकी टास्क के अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लगा था इसके पास इतनी पावर होगी। और तभी यामी कहता है ये कोई मैजिकल पावर नहीं है और मुझे तो लगता है इसके पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। और वो सोचते हैं तभी
मैं सोचूं कि मुझे उस टाइम पर इसके अंदर से मैजिकल पावर सेंस क्यों नहीं हुई थी, और फिर भी ये कह रहा है कि ये विजर्ड किंग बनेगा, क्या मजाक की बात है। और यहाँ हम देखते हैं बाकी कंटेस्टेंट भी आपस में लड़ने लगते हैं और तब एक पर्सन यूनो को लड़ने के लिए बुलाता है और वो यूनो से कहता है चाहे तुम्हें 4 लीफ क्लोवर ने चुना हो पर तुम कोई रॉयलिटी नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा स्टेटस और पावर हमसे कितने नीचे है, और अब मैं तुम्हें एक यादगार कहानी दूंगा तुम्हें अपने विलेज में सुनाने के लिए, तो चलो अब तैयार हो जाओ। और तब वो अपने मैजिक का यूज करके एक लाइटनिंग बॉल बनाकर यूनो के ऊपर हमला कर देता है और तब यूनो अपने विंड मैजिक से एक टोर्नेडो बनाता है और हम देखते हैं वो पर्सन भी उस टोर्नेडो में फंस जाता है और हम देखते हैं यूनो काफी आराम से जीत जाता है। और अब शाम को कैप्टन विलियम्स कहते हैं अभी एग्जाम खत्म हो चुका है और जब आपका नंबर आए प्लीज आगे आ जाना। तब ब्लू रोज कैप्टन शार्लेट कहती है अगर कोई मैजिक नाइट कैप्टन आपकी बारी में हाथ उठाता है तब आप उसकी स्क्वाड में जा सकते हैं या मना भी कर सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा कैप्टन हाथ उठाता है तो ये आपकी मर्जी होगी कि आपको कहाँ जाना है। और तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं और अगर कोई भी कैप्टन हाथ ना उठाए तो आपको यहाँ से जाना होगा। तभी हम देखते हैं सभी लोगों को एक एक करके बुलाया जा रहा होता है जिसमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं और बाकी बाहर जा रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं यूनो को वहाँ पर बुलाया जाता है और हम देखते हैं उसकी बारी में सारे कैप्टन हाथ उठा लेते हैं जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तब आस्था सोचता है ये तो कमाल हो गया, ये सभी लोग इसे अपनी टीम में लेना चाहते हैं, तो आखिरकार ये है मेरा राइवल। तभी यूनो सोचता है मुझे उस स्क्वाड को चुनना चाहिए जिससे मैं बहुत जल्द विजर्ड किंग बन सकूं, और तब वो कैप्टन विलियम्स की स्क्वाड गोल्डन डॉम को चुनता है। और इसके बाद हम देखते हैं आस्था की बारी आ जाती है और हम देखते हैं आस्था की बारी में कोई भी हाथ नहीं उठा रहा होता है जिसे देखकर आस्था शॉक हो जाता है और सभी लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं। तभी कैप्टन यामी कहते हैं इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ाई में कितने अच्छे हो, पर कोई भी किसी ऐसे को अपनी टीम में नहीं लेगा जिसकी पावर के बारे में किसी को कुछ ना पता हो, क्योंकि आखिर में सभी कैप्टन मैजिकल पावर ही ढूंढ रहे हैं। और तब कैप्टन नामी सभी को अपनी पावर दिखाने लगते हैं और वहाँ से कूदकर आस्था के पास पहुंच जाते हैं और उनकी पावर को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब आस्था सोचता है ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो एक स्क्वाड कैप्टन की मैजिकल पावर ये होती है। और तब कैप्टन यामी कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है तो तुम किसी को नहीं चाहिए और यही रियलिटी है। और जैसे कि तुमने पहले कहा कि तुम एक विजर्ड किंग बनना चाहते हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें हम 9 कैप्टन से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और अब मेरे सामने खड़े होकर क्या आप तुम कह सकते हो कि तुम विजर्ड किंग बनोगे चाहे तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, और क्या तुम फिर भी यही सोचते हो? तभी आस्था कहता है ठीक है, चाहे मुझे आज मैजिक नाइट ज्वाइन करने का मौका ना मिले और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, और मुझे चाहिए जितनी मर्जी बार करना पड़े और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं विजर्ड किंग नहीं बन जाता। और तब कैप्टन यामी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं ओए लड़के तुम मुझे पसंद आए तो चलो मेरी स्क्वाड को ज्वाइन कर लो, जिसे सुनकर वो और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी कैप्टन नामी कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हें ब्लैक बुल्स में आने का मौका दे रहा हूँ और वैसे भी तुम्हारे पास मना करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है और ये कोई आसान बात नहीं होगी, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे, तो तैयार रहना और जब हम ये सब कुछ कर लेंगे और तब तुम जाकर विजर्ड किंग बन जाना। और तब आस्था को अपनी जर्नी याद आने लगती है और वो खुश हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं जो पार्टिसिपेट सिलेक्ट नहीं होते उनको वापस भेज दिया जाता है। और तब आस्था यूनो से कहता है अब तुम गोल्डन डॉम में हो और मैं ब्लैक बुल्स में, तो अब से हमारी रियल बैटल शुरू होती है। पर तभी हम देखते हैं आस्था का पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम की तरफ भागने लगता है और उसे देखकर सैकी सोचता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके इतनी आसानी से बच सकते हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे लोअर रैंक मैजिक स्क्वाड मिली है जिसका नाम ग्रीन प्रिंट मेंटिस है। और तब सैकी अपने मैजिक से एक पॉइजन लीजर बुलाता है और उसे आस्था के पास भेजने लगता है। पर तभी हम देखते हैं यूनो अपने विंड मैजिक से उस लीजर को पकड़ लेता है और वो कहता है आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। तब सैकी कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था और मैं तो बस ये जानना चाहता था कि हम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है। और तब यूनो कहता है यहाँ से चले जाओ, तुम आस्था के साथ लड़ने के काबिल नहीं हो। और तब सैकी वहाँ से चला जाता है। पर तभी आस्था बाहर आ जाता है और वो दोनों अपनी अपनी जर्नी के रास्ते निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन यामी कहते हैं मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, तुम तो पहले दिन ही मुझे वेट करा रहे हो। और फिर वो आस्था को सिर से पकड़ लेते हैं और फिर फ्यूनरल को अपना मैजिक यूज करने के लिए कहते हैं। तब आस्था पूछता है आखिरकार ये क्या है। तब कैप्टन यामी कहते हैं क्योंकि तुम मैजिक से फ्लाई नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई ट्रांसपोर्टेशन मैजिक सीख लेना चाहिए। पर रुको, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। और फिर हम देखते हैं वो आस्था को उस पोर्टल के अंदर फेंक देते हैं और तभी वो सभी लोग ब्लैक बुल्स के बेस के बाहर पहुंच जाते हैं। और तब आस्था गेट खोलकर कहता है मैं हेज विलेज से आस्था हूँ और मैं आज से ब्लैक बुल्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। पर तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और आस्था दूर जाकर गिरता है। और तभी कैप्टन यामी कहते हैं तुम्हारा स्वागत है सबसे बेकार मैजिक नाइट स्क्वाड में, दी ब्लैक बुल्स। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोल्डन डॉम का एक पर्सन यूनो से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम क्लाउस रोनिक्स बताता है और कहता है ना ही तुम कोई रॉयल हो ना ही नोबल, तुम तो सिर्फ एक मामूली से इंसान हो, पर फिर भी कैप्टन वेंजस ने तुम्हें ज्वाइन करने दिया। और आखिरकार वो सोच के रहे थे और अब इस बात पर घमंड मत करना कि सभी कैप्टन ने तुम्हारी बारी पर हाथ उठाए थे और वो बस एक एग्जाम था और तुम इतनी जल्दी गोल्डन डॉम में एब्सेंट नहीं किए जाओगे। तब यूनो कहता है चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द अपने आप को प्रूव कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं आस्था फिर से अंदर जाने की कोशिश करने लगता है पर एक फायरबॉल उसे फिर से बाहर
फेंक देती है। और वहीं पर हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर में दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और बाकी सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी आस्था सोचता है ये तो बहुत ज्यादा डरावना है, पर आज से मैं भी इनमें से एक हूँ। और तभी वो जाकर कहता है मैं आस्था हूँ हेज विलेज से और मैं एक दिन विजट किंग बनूंगा। पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। पर तभी एक लड़की कहती है मैं अगली बार कभी किसी बूढ़े आदमी के साथ ड्रिंक नहीं करूंगी। और तब एक फायरबॉल फिर से आस्था के पास आकर गिरती है और तब वो लड़की और एक लड़का आपस में बहस करने लगते हैं। तभी एक पर्सन कहता है अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। पर तभी कैप्टन यामी दीवार पर मुक्का मारकर कहते हैं सभी लोग रुक जाओ। और तभी सभी लोग कैप्टन यामी से पूछते हैं टूर्नामेंट के बारे में और उनसे अपने अपने मतलब की चीजें मांगने लगते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं मुझे पता है तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो, पर अब तुम सभी लोग चुप हो जाओ। और तब कैप्टन यामी आस्था को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं ये छोटा सा लड़का दूसरा न्यू मेंबर है। और तब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है मेरा नाम आस्था है और मैं हेज विलेज से हूँ और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और तब फिनोरेल कहता है ये गॉर्डन एग्रिप्पा और चाहे ये डरावना दिखता हो पर ये एक अच्छा इंसान है। और ये लड़की है वेनेसा एलेटेका और जब ये दारू पी लेती है तब ये बस लड़ती रहती है, पर ये भी एक अच्छी इंसान है। तब वेनेसा कहती है तुम इतने छोटे विलेज से मैजिक नाइट बन गए और तुम्हें तो एक स्पेशल ट्रीट मिलनी चाहिए। तब आस्था सोचता है मैं इसे अपसेट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सिस्टर लिली से प्यार करता हूँ। और तब फिनोरेल कहता है ये अगला है लक बोल्टिया और ये बस लड़ने की बातें करता रहता है। और तब वो आस्था को लड़ने के लिए बुलाता है और तब एक पर्सन आस्था को अपनी बहन की फोटो दिखाते हुए कहता है इससे दूर रहना नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब फिनोरेल कहता है इस बंदे का नाम गोट्स एडली है और ये अगली चार्मी प्रोविटसन है और इसे तो बस सिर्फ और सिर्फ खाना पसंद है। और ये दूसरा ग्रे है और मुझे नहीं पता ये कैसा है लेकिन ये अच्छा इंसान है। और ये लास्ट में मैग्मा स्विंग है और ये एक गुंडा है लेकिन ये अच्छा इंसान है। और मैं हूँ फिनोरेल रोल केस और ये है ब्लैक बुल के कैप्टन यामी शुकी हीरो। तब यामी कहते हैं यहाँ पर और भी मेंबर्स हैं पर या तो फिर वो मिशन पे है या फिर आराम कर रहे हैं। और तब आस्था जोर जोर से थैंक यू कहने लगता है, पर तभी यामी उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और उन सभी से कहते हैं इसे इसका काम बता दो पर इसे मारना मत। तभी मैग्मा कहता है तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी हेज विलेज से आया है और मुझे तुम्हारे अंदर से कोई मैजिक भी महसूस नहीं हो रहा है और इसके बावजूद भी तुम ब्लैक बुल्स के न्यू मेंबर हो और मुझे नहीं पता तुमने क्या मैजिक करके यामी को मनाया है और ये ब्लैक बुल्स की रोप तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने आप को प्रूव करोगे। और तब आस्था उसे पाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और चलो फिर देखे तुम ब्लैक बुल्स के कितने काबिल हो। और इसके बाद बाहर जाकर मैग्मा कहता है अगर तुम मेरे दिए गए सारे टास्क को पूरा करते हो तो तुम्हें ये ब्लैक रोप मिल जाएगी, तो सबसे पहले मुझे 5000 सिटअप्स करके दिखाओ। और तब वो आस्था से अलग अलग टास्क कराने लगता है और तब फिनोरेल कहता है चाहे इसके पास मैजिकल पावर ना हो पर इसका फिजिकल स्टेमिना बहुत ज्यादा है। और तब आस्था कहता है क्या तुम अब कन्विंस हो गए, तो जल्दी से वो मुझे ब्लैक बुल रोप दे दो। पर तभी मैग्मा कहता है तुम्हें बहुत जल्दी है पर अभी एक लास्ट ट्रायल बाकी है और अब चाहे तुम जो मर्जी यूज करो और अब या तो तुम्हें मेरे मैजिक को रोकना होगा या फिर डॉज करना होगा और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम ब्लैक बुल में आ सकते हो। और तब आस्था अपनी तलवार निकाल लेता है और सभी लोग उन दोनों की लड़ाई को देखने लगते हैं। और तब मैग्मा अपने बैट से सारे फायरबॉल को फेंकने लगता है और आस्था इजीली उन सभी को डॉज कर देता है। और तब मैग्मा अपनी और ज्यादा पावर लगाकर फायरबॉल को फेंकता है और तब हमें बताया जाता है आस्था के ब्रेन ने बहुत जल्दी सोच लिया कि अपने वेल ट्रेन मसल काइनेटिक विजन और एक्सक्लूसिव पावर से आस्था अपनी तलवार से इस मैजिक को इजीली चीर सकता है। पर मैग्मा का मैजिक आस्था के लिए बहुत फास्ट है, पर अगर वो उसे काट भी देता है फिर भी उसकी आग आस्था को जला ही देगी। और जब आस्था को ये रियलाइज हुआ तो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया पर उसकी बॉडी ने हार नहीं मानी और उसके रिफ्लेक्सेस ने एक लास्ट कोशिश की। पर तभी आस्था मैग्मा की फायर बॉल को अपनी तलवार से बाउंस बैक कर देता है और वो बॉल सीधा जाकर मैग्मा के पास गिरती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तब यामी सोचते हैं वो उस मैजिक को कट नहीं कर पाया पर उसने उसे हिट कर दिया, तो इसकी मैजिकल स्वॉर्ड मैजिक को काट भी सकती है और उसे रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। तब आस्था सोचता है मुझे पता नहीं था ये मैजिक को ऐसे हिट भी कर सकता है और ये स्वॉर्ड तो बहुत ही कमाल की है और मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ। पर आखिरकार ये सोच क्या रहा था, क्या ये मुझे मारना चाहता था? पर रुको, क्या मैंने इसे मार तो नहीं दिया? तभी मैग्मा कहता है आखिरकार तुम सोच क्या रहे थे? अच्छा हुआ मैंने इसे सही टाइम पर बेअसर कर दिया और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अपने ही मैजिक से मारा जाता। और वो आस्था को पकड़कर कहता है तुम तो बहुत ही कमाल के हो, तुमने बस मेरे ब्लास्ट को रोका ही नहीं बल्कि उसे रिफ्लेक्ट भी कर दिया और मुझे ये बहुत पसंद आया। और हाँ, तुम्हें विलेज से जज करने के लिए माफ करना और मैं भी रियो का विलेज से बिलोंग करता हूँ। तब आस्था कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मेरे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। तब मैग्मा कहता है तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है फिर भी तुमने मेरे मैजिक को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, कितनी कमाल की बात है, तुम तो एक असली मर्द हो। और तब सभी लोग आस्था से इम्प्रेस हो जाते हैं और तब मैग्मा आस्था को ब्लैक बुल्स की रोप देता है जिसे देखकर आस्था बहुत ही खुश हो जाता है। तब वेनेसा आस्था को उसकी रोप पहना देती है और उसके हेडबैंड पर भी ब्लैक बुल्स का निशान बना देती है। तब मैग्मा कहता है अब से ये ऑफिशियल हो गया है कि अब से तुम ब्लैक बुल्स के न्यू मेंबर हो और ऐसा कुछ मत करना जिससे ब्लैक बुल्स और यामी के नाम पर कीचड़ उछले। तभी आस्था जोर जोर से चीखने लगता है और यामी उसे फिर से चुप कराता है। तब यहाँ पर एक लड़की सोचती है तो ये नया रिक्रूट है और जिसके बाद मैग्मा आस्था को उसका रूम दिखाता है। तब आस्था रोते हुए कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कभी मेरा खुद का रूम नहीं था और चर्च में हम सभी लोग एक ही रूम में सोया करते थे। और जिसके बाद आस्था रूम की साफ सफाई करने लगता है। तब मैग्मा कहता है आस्था याद रखना तुम्हें लेटर लिखना है, जो चर्च में तुम्हारी फैमिली है वो तुम्हारे बारे में चिंता कर रही होगी तो उन्हें बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है और अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे याद करना। और जिसके बाद आस्था लेटर लिखते हुए सोचता है ये चाहे मेरा फर्स्ट कैसल हो लेकिन ये आखिरी नहीं होगा और मैं बहुत जल्द विजिट किंग बन जाऊंगा और यूनो में तुमसे हारूंगा
करूंगा नहीं। दूसरी तरफ क्लाउस यूनो को रूम दिखाते हुए कहता है ये रूम तुम जैसे लोगों के लिए वेस्ट कर दिया गया है, पर चलो कोई बात नहीं, और मैं तुम्हें कल तुम्हारी मैजिक नाइट्स की ड्यूटी बताऊंगा। मैं ये करना तो नहीं चाहता पर कैप्टन ने मुझे कहा है तो मुझे ये करना ही होगा। और क्या तुम्हें समझ में आया लड़के? तब यूनो कहता है मेरा नाम यूनो है क्लाउस। तब क्लाउस कहता है मैं तुमसे सीनियर हूँ तो मुझे सर कहकर बुलाओ, और हाँ कल लेट मत होना। और अब अगले दिन हम देखते हैं चर्च में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं और तब वहाँ आस्था और यूनो के लेटर आ जाते हैं। और तब फादर यूनो का लेटर पकड़कर रोते हुए कहते हैं मैं जानता था यूनो तुम मैजिक नाइट में जरूर सिलेक्ट हो जाओगे और मुझे पूरे विलेज में सबको ये बताना चाहिए। तब मैश कहता है आस्था की राइटिंग तो 5 साल के बच्चे जितनी है, और क्या उसने लिखा है कि वो कब वापस आ रहा है? तब फादर कहते हैं जब आस्था वापस आएगा तो हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तभी सिस्टर लिली कहती है उसने लिखा है कि वो मैजिक नाइट में सिलेक्ट हो गया है, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी फादर कहते हैं इसका मतलब वो दोनों ही घर वापस नहीं आ रहे हैं, तो चलो मैं विलेज में जाकर सबको ये खुशखबरी देकर आता हूँ। और तभी मैश कहता है आखिरकार जो उसने सोचा उसने वो कर दिखाया। दूसरी तरफ आस्था सुबह सुबह उठकर बहुत एक्साइटेड होकर बाहर सीधा जाके एक दीवार में टकरा जाता है। तभी वहाँ पर मैग्मा भी आ जाता है। तभी आस्था कहता है जैसा कि मैंने कल देखा था उसके हिसाब से तो ये दीवार तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। तब मैग्मा कहता है ये कल यहाँ पर नहीं था, और हाँ ये बेस हमेशा अपनी जगह बदलता रहता है और तुम चिंता मत करो तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। तो चलो मैं तुम्हें पूरा ब्लैक बुल्स का बेस दिखाता हूँ। और तब मैग्मा आस्था को ब्लैक बुल्स की अलग अलग जगह दिखाने लगता है, और तब वो लोग गलती से बाथरूम में घुस जाते हैं जहाँ पर यामी बैठा होता है। और जिसके बाद मैग्मा आस्था को कुछ जानवर दिखाता है और वो कहता है इनको इकट्ठा करना यामी की हॉबी है, तो आज से इनकी केयर करना तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हें इन्हें रोज सुबह शाम खाना खिलाना होगा। और तब आस्था उनको जैसे ही खाना खिलाने जाता है उनमें से एक मॉन्स्टर आस्था को अपने मुंह में डाल लेता है, और फिर मैग्मा उसे लाइब्रेरी दिखाने लगता है और फिर वो लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। तभी मैग्मा कहता है आस्था ये तुम्हारी कलीग है और ये भी इसी साल ज्वाइन की है। और तब आस्था उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी वो लड़की कहती है मुझसे इतने आराम से बात मत करो, तुम तो एक कीड़े हो जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, और मेरा नाम नोएल सिल्वा है और मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और तब ये सुनकर आस्था उससे माफी मांगने लगता है, पर वो कहता है रुको तुम कीड़ा किसे कह रहे हो, हम मैजिक नाइट है इसलिए हम एक साथ हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रॉयल्टी हो या फिर नहीं। तभी नोएल कहती है इससे फर्क पड़ता है और लगता है तुम मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो, और आओ मैं तुम्हें हम दोनों की मैजिकल पावर का डिफरेंस दिखाऊं। और तब नोएल अपने मैजिक से आस्था के ऊपर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं उसका अटैक जाकर मैग्ना के ऊपर लगता है। तभी मैग्मा कहता है आखिरकार तुम्हें अपने सीनियर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तब नोएल कहती है ये तुम्हारी गलती थी कि तुम वहाँ पर खड़े थे। तब मैग्मा कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और तब नोएल कहती है और मैं रॉयल्टी। और तब मैग्मा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमको रॉयल्टी हो या फिर सिल्वर ईगल कैप्टन का लिटिल सिस्टर, और तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि यामी ने तुम जैसी बिगड़ेल बच्ची को ब्लैक बुल्स में आने का मौका दिया, और मैं बस इसलिए रुका हुआ था कि तुम एक लड़की हो, पर अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पर तभी नोएल ब्लैक बुल्स के रोप को नीचे फेंककर इस टीम को क्विट करने की बात कहती है, और वो कहती है मैं इस बेकार सी स्क्वाड को छोड़कर जा रही हूँ, और सभी लोग जानते हैं कि ये कितनी बेकार स्क्वाड है और एक रॉयल्टी यहाँ नहीं रह सकती। और तब मैग्मा उससे माफी मांगने के लिए कहता है, और तब आस्था कहता है जिस रोप को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की उसे इसने ऐसे ही फेंक दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। और जिसके बाद हम देखते हैं आस्था बाथरूम ढूंढते ढूंढते बाहर जाता है, पर तभी उसके ऊपर पानी की एक बॉल गिरती है, और तभी वो देखता है नोएल अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। पर हम देखते हैं जैसे ही नोएल वाटर बॉल फेंकती है वो फिर से घूमकर आस्था को लगती है। तभी नोएल कहती है जब भी मैं अपना मैजिक यूज करती हूँ तो वो क्यों दूसरी तरफ चला जाता है, तो जो कुछ मेरे बारे में कहा गया था वो सच है। और तब हम देखते हैं कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये सच है कि सिल्वा फैमिली की सबसे छोटी बेटी अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर पाती। और तब नोएल के कजिन कहते हैं हमें यकीन नहीं हो रहा कि कोई ऐसी लड़की जो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती वो हमारी बहन है। तभी हम देखते हैं कैप्टन नोजल कहते हैं मैं इस जैसी लड़की को सिल्वर ईगल्स में नहीं रख सकता, और आखिरकार तुम हमारी मॉम की जगह क्यों नहीं मर गई, और तुम तो बस एक फेलियर हो। तभी नोएल कहती है मैं फेलियर नहीं हूँ और मैं ये प्रूव करके रहूंगी। और तब आस्था सोचता है इसके लिए सब कुछ काफी मुश्किल लग रहा है। तभी नोएल कहती है वो कीड़े तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो सोचती है अब ये मेरा मजाक उड़ाएगा, और अब वो आस्था के ऊपर अपने मैजिक से हमला करने लगती है। पर हम देखते हैं नोएल अपने मैजिक में खुद ही ट्रैप हो जाती है और उसका मैजिक आसपास तबाही मचाने लगता है, जिसे देखकर सारे ब्लैक बुल्स हैरान हो जाते हैं। तभी मैग्मा कहता है ये तो बहुत बड़ा है, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। तभी कैप्टन यामी कहते हैं अगर हमने मैजिक से हमला किया तो ये लड़की मारी जाएगी, तो क्या फ्यूनरल तुम अपने स्पेशल मैजिक से इसको बाहर निकाल सकते हो? तब फ्यूनरल मना कर देता है। तभी यामी कहते हैं तो फिर हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि इस मैजिक को काट सके। और तभी आस्था उड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है, और तब यामी आस्था को उस मैजिक को काटने के लिए कहता है। पर तभी आस्था कहता है पर मैं ऊपर कैसे जाऊंगा, मैं तो उड़ नहीं सकता। और तभी कैप्टन यामी अपनी लिमिट को पुश करने का कहकर आस्था को ऊपर फेंक देते हैं, और तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड से नोएल का मैजिक काट देता है, और तब वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। पर फ्यूनरल उन दोनों को अपने मैजिक से बचा लेता है। तभी वहाँ पर नोएल सोचती है अभी ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी आस्था कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मैजिक कितना पावरफुल है, और ये तो बहुत ही कमाल की बात है, और मैं तो तुमसे जेलस हो गया, और मेरे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है, पर अगर तुम अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाओगी तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा ताकि मैं तुमसे हारूं नहीं। तभी मैग्ना कहता है तो तुम बस अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती, तो तुम्हें ये मुझे पहले कहना चाहिए था। रॉयल फेलियर क्या तुम जानते नहीं कि ये ब्लैक बुल्स है और ये पूरी स्क्वाड फेलियर से भरी हुई है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है या फिर नहीं। और तभी सभी लोग नोएल को चीयर करने लगते हैं, और वेनेसा उसे मैजिक को
को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देने का प्रॉमिस करती है। तभी आस्था कहता है तो चलो हम एक साथ मिलकर अपना बेस्ट दें। तभी नोएल उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं इसका पार्ट 1 खत्म कर रहा हूँ। और अगर गाइस इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पे 1 के लाइक कंप्लीट करा दो, तो ही मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए ब्रांड न्यू एनिमे के साथ। तब तक के लिए सायनारा।